Good afternoon to everyone. गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। कल मैं क्वेश्चन जो दिया था बनाए हैं आप लोग? ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। A charge Q is equal to -4 microcoulomb has an instantaneous velocity. Yes, velocity V vector is equal to 2 I cap minus 3 j cap plus k cap into 10 to the power of 6 meter per second in a uniform magnetic field. Uniform magnetic field B vector is equal to 2 I cap plus 5 j cap minus 3 k cap into 10 to the power of -2 Tesla. What is the force on the charge? क्वेश्चन है आपका, what is the force on the charge? कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ओके कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे फोर्स फाइंड आउट करने के लिए? मैग्नेटिक फोर्स Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। आप पहले V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकाल लो, तो वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिटरमिनेंट मेथड याद है ना सभी को? I कैप J कैप K कैप। अब देखो यहाँ पे V वेक्टर I कैप के नीचे आप क्या लिखोगे? V वेक्टर के लिए I कैप के नीचे क्या लिखोगे? 2, J कैप के नीचे -3 और K कैप के नीचे ये 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1 है, 1। वैसे ही बी वेक्टर के लिए आई कैप के नीचे क्या लिखेंगे? 2, जे कैप के नीचे 5 और के कैप के नीचे -3 ओके। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 है, यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 है, तो आप फाइनली उसको लिख सकते हो बाद में। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर ऑफ 4 नहीं आएगा ना? 10 टू द पावर ऑफ 4, राइट? तो देखना यहाँ पे इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पहले आई कैप को लिए, इसको कवर किए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसको कवर किए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए इस पार्ट का। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा? -3 9 हो गया, -1 इंटू 5 हो गया, 5 9 - 5 आई कैप का हो गया काम। अब जे कैप के लिए साइन क्या लेते हैं? प्लस या माइनस? माइनस जे कैप। इसको कवर किए सेकेंड रो को और सेकेंड कॉलम को, ये देखो ये आपका नहीं, फर्स्ट रो को कवर किए और सेकेंड कॉलम को कवर किए, इसको फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो अपने पास क्या है यहाँ पे? 2 1 2 -3, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, तो 2 इंटू -3 -6 -2 इंटू 1 2, जे कैप का भी काम हो गया और के कैप के लिए प्लस के कैप। फिर से इसको कवर किए, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को, 2 इंटू 5 10 -3 इंटू 2 तो -6 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्लस लिख देता हूँ, ओके। तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा आपका 9 - 5 दैट इज 4 आई कैप, -8 है और यहाँ पे भी माइनस है, तो +8 जे कैप और यहाँ पे +16 के कैप
लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ 10 टू द पावर ऑफ 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 10 टू द पावर ऑफ -2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बोलना, यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर ऑफ क्या लिख देंगे बताना, 10 टू द पावर ऑफ 6 और 10 टू द पावर ऑफ -2, 10 टू द पावर ऑफ 4 लिख देंगे क्या, 6 - 2 4, तो ये हो गया आपका v क्रॉस b का वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसमें q से मल्टीप्लाई करेंगे, q से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4, q से मल्टीप्लाई कर देते हैं। q का वैल्यू है -4 माइक्रोकूलम, तो -4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 इंटू यहाँ पे अपने पास है 4 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 16 k कैप, और यहाँ पे है 10 टू द पावर ऑफ 4, 10 टू द पावर ऑफ 4। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो आप लिख सकते हो -4 को अंदर लेके चले जाओ, तो 16 i कैप प्लस 32 j कैप प्लस 64 k कैप इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4, और यहाँ पे -6 है, -2 न्यूटन, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये सभी को समझ में आया? सर हाँ, माइनस जी कैप कैसे आया? क्या क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम माइनस जे कैप कैसे आया? यहाँ पे हाँ देखो, इसको क्रॉस प्रोडक्ट में मैं आपको बताया था ना, कि यहाँ जो सेकेंड, जब आप कॉलम को लोगे, सेकेंड कॉलम को, तो सीक्वेंस में लाने के लिए साइन यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। अगर आप प्लस लिखोगे ना, तो देखो यहाँ पे अगर आप इसको कवर करोगे तो 1 - 3 2 2 होगा, तो आप 2 2 इस साइड में आ जा रहा है ना, लेफ्ट साइड में आ जा रहा है ना, राइट। जैसे इसको कवर किए तो ये सीक्वेंस में है, तो चलो ये प्लस में लिख दिए, इसको कवर किए तो ये भी आपका सीक्वेंस में है, राइट। लेकिन जब आप इसको कवर कर रहे हो तो क्या ये सीक्वेंस में है क्या, 1 - 3 पहले लेना है, बाद में 2 2 लेना है, तो ये सीक्वेंस में इधर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, तो 2 2 तो इसके पहले है ना, 2 2 तो इसके पहले है, तो इसलिए साइन यहाँ पे निगेटिव लगा दिए। ओके, यस सर। तो आप डिटरमिनेंट पढ़ चुके हो क्या मैथ्स में, जेई स्टूडेंट पढ़ चुके हैं डिटरमिनेंट, क्लास 12th में है ना डिटरमिनेंट, या क्लास 11th में था ये टॉपिक, 12th में 12th में सर, एक 12th में चैप्टर, हाँ ये चैप्टर हो गया है डिटरमिनेंट, नहीं सर, नो सर। तो एक आया। ओके, हाँ तो होने वाला है। तो यही मेथड होता है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का। आप विदाउट डिटरमिनेंट भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। जैसे यहाँ पे v क्रॉस v वेक्टर है ना, अब सबको मल्टीप्लाई करो, जैसे 2i कैप क्रॉस 2i कैप, तो i कैप क्रॉस i कैप क्या हो जाएगा, 0। i कैप क्रॉस i कैप 0 होता है ना, मैं बताया था ना क्रॉस प्रोडक्ट में, i कैप क्रॉस i कैप 0, j कैप क्रॉस j कैप 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या होता है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b, ए बी साइन थीटा होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे आई कैप क्रॉस आई कैप है, तो दोनों के बीच का एंगल, दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो इसका वैल्यू 0। जे कैप क्रॉस जे कैप का भी वैल्यू 0, के कैप क्रॉस के कैप का भी वैल्यू 0। आई कैप क्रॉस जे कैप आपको शायद याद होना चाहिए, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या लिखते हैं आप, ठीक है। के कैप। आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा, ये शॉर्टकट मेथड है। वैसे ही जे कैप क्रॉस के कैप, आई कैप के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप। अब इसका उल्टा भी आप लिख सकते हो,
जैसे यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप है, तो अगर आप जे कैप क्रॉस आई कैप लिखते हो, यानी आप जब क्लॉकवाइज में जाओगे तो निगेटिव साइन लेना होगा यार, माइनस के कैप। हाँ, के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप, ऐसे। ओके, आपको इस तरीके से लिखना होगा। और ये शॉर्टकट है, डिटर्मिनेंट मेथड जो है वो शॉर्टकट है। तो आप एक बार वेक्टर रिवाइज करना, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो हो जाएगा। ओके, तो यहां तक लिख लिए हो सभी? ठीक है, मैं अब नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, या इसके ऊपर एक और क्वेश्चन दे दूं, करना है? चलो ठीक है, क्वेश्चन कर लो। चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, वेलोसिटी वेक्टर में दे रहा हूं 2i कैप प्लस 3j कैप, यानी जो चार्ज पार्टिकल है वो स्पेस में मूव कर रहा है या 2D में या 1D में यहाँ पे, स्पेस में। और मैग्नेटिक फील्ड है आई कैप प्लस 2j कैप। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस प्लेन में है? आई कैप और जे कैप कंपोनेंट, दो ही कंपोनेंट है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का? 1, और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है? 2। तो यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका वो एक्स वाई प्लेन में है, और जो चार्ज पार्टिकल है वो स्पेस में मूव कर रहा है, और चार्ज जो है वो 2 माइक्रोकूलम है। फाइंड फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला आपके पास है, इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट का टाइम है आपके पास। ओके, आया आंसर? फॉर्मूला तो यही है अपने पास, वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। हाँ, पहले क्रॉस प्रोडक्ट इसका निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर? कैसे निकालेंगे? आई कैप जे कैप के कैप। हाँ, वी वेक्टर के लिए देखो, आई कैप के नीचे क्या लिखेंगे? 2, जे कैप के नीचे 3, के कैप के नीचे -5। बी वेक्टर के लिए आई कैप के नीचे 1, जे कैप के नीचे 2, के कैप के नीचे 0, कुछ भी नहीं है ना, तो 0। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? पहले आप आई कैप को लोगे, आई कैप को लिए,
फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो कवर किए, इसको कवर किए, आपको ये वाला टर्म दिखाई देगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ से, तो 3 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू -5 -10। फर्स्ट पार्ट हो गया अपना, आई कैप का काम हो गया। जे कैप के लिए साइन निगेटिव ले लेते हैं, माइनस जे कैप। फिर से वैसा ही रिपीट करेंगे, इसको कवर किए, सेकेंड कॉलम को फर्स्ट रो को इसको कवर किए, फिर 2 -5 1 0, तो 2 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू -5 दैट इज -5। इसका भी काम हो गया जे कैप का। अब के कैप का देखो, प्लस के कैप। ये ज्यादा आसान मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। के कैप इसको कवर किए, थर्ड कॉलम को और फर्स्ट रो को कवर किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 3 3। तो देखो यहाँ पे अपना क्या आ गया आंसर, माइनस माइनस प्लस 10 आई कैप, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस में ही रहेगा, तो माइनस 5 जे कैप 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 3 दैट इज 1 प्लस के कैप। ये हो गया आपका v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ओके, अब आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स कैसे निकाल लेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। q इज 2 माइक्रोकूलम और -6 v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसके लिए लिखेंगे 10 i कैप माइनस 5 j कैप प्लस k कैप। ओके, ये सभी को समझ में आया, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलना समझ में आया सबको? ओके, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आता है ना सबको? अगर ये निकालने आता है v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, तो ये आसान है, मेन तो यही है, इसी को फाइंड आउट करना, और ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से निकलता है। ठीक है, तो मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये अच्छा टॉपिक है, मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल in a magnetic field, in a uniform magnetic field, uniform magnetic field। Okay. देखो इसमें आप दो केस पढ़ोगे, केस 1, केस 1 है चार्ज पार्टिकल is projected perpendicular to the field, perpendicular to the field। चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ओके, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो डी मैग्नेटिक फील्ड। देखना यहाँ पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्रॉस सिंबल से इंडिकेट कर रहा हूँ। क्रॉस, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका इनटू द प्लेन है या कमिंग आउटसाइड द प्लेन? outside the plane, ये प्लेन के अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड या प्लेन से बाहर आ रहा है? क्रॉस है, क्रॉस अंदर जा रहा है। अंदर जा रहा है, राइट। अगर डॉट होता तो बाहर। बाहर। अगर आप इस प्लेन को एक्स वाई प्लेन कंसीडर करोगे तो डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का, अगर आपका प्लेन एक्स वाई प्लेन है तो? पॉजिटिव जेड एक्सिस या निगेटिव जेड एक्सिस?
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? पॉजिटिव। ठीक से बोलना, ये फिर अंदर जा बाहर। रहा है, नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। निगेटिव जेड एक्सिस। मैं लास्ट क्लास में कराया था ना इसके ऊपर कुछ एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो निगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये कौन सा एक्सिस है आपका? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ये आपका क्रॉस है, राइट? क्रॉस है, यानी क्रॉस हुआ आपका इनटू द प्लेन। आप चार्ज पार्टिकल को कैसे प्रोजेक्ट किए हो? इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए हो, परपेंडिकुलर। जैसे देखो, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड निगेटिव जेड एक्सिस है, निगेटिव जेड एक्सिस है, इसके डायरेक्शन के अलॉन्ग है, और आप चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हो परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज वाई एक्सिस। ये आपका वाई एक्सिस हुआ, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड एक्सिस में है, और जो चार्ज पार्टिकल है इसको आप वाई एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए हो। तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल क्या होता है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड 90 निगेटिव जेड डिग्री। एक्सिस? 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हुआ। तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? एनीवन? जेड एक्सिस वाला, एक्स एक्सिस वाला। एक्स एक्सिस में अब दो आ गया, निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? तो देखो, अगर आप इसको वाई एक्सिस लेते हो, दिस इज वी और वाई एक्सिस, तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ना फोर्स के फॉर्मूला में यहाँ पे, राइट? तो वी वेक्टर आप यहाँ पे बोले हो ये आपका वाई एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है, यानी जे कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आप कह रहे हो निगेटिव जेड एक्सिस है, तो माइनस के कैप। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? के कैप क्रॉस जे कैप लिख सकते हैं क्या? माइनस है तो यहाँ पे उल्टा करके लिख सकते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट में के कैप पहले लिख दो, जे कैप बाद में लिख दो, तो निगेटिव साइन हट जाएगा। तो व्हाट इज के कैप क्रॉस जे कैप? आई कैप, जे कैप, के कैप। व्हाट इज के कैप क्रॉस जे कैप? माइनस आई कैप या माइनस प्लस आई आई कैप? कैप। माइनस आई कैप। यानी इस पॉइंट पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? माइनस एक्स एक्सिस। माइनस आई कैप के डायरेक्शन में लगेगा, इधर लगेगा फोर्स। चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो उसके कारण जो मोशन होगा वो ना ही सीधा जाएगा ना ही इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट? ये कुछ ऐसा बेंड करेगा, कुछ मोशन इसका ऐसा बेंड करेगा, बेंड करेगा या नहीं करेगा? यहाँ पे करेगा। करेगा। फिर सपोज करो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो अब चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड आपका निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग है। तो चार्ज पार्टिकल का देखना, जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर गया ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर गया ना ड्यू टू दिस फोर्स, राइट? तो बताना, जब इस पॉइंट पे आ जाएगा चार्ज पार्टिकल, तो वेलोसिटी आपका निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, दिस इज योर निगेटिव एक्स एक्सिस, राइट? निगेटिव एक्स सर एक्सिस। फिर से बताओ। देखो, ये चार्ज पार्टिकल को आप कैसे प्रोजेक्ट किए? ऊपर की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, यहाँ पे यस। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ऊपर की तरफ। अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता तो ये चार्ज पार्टिकल सीधा चला जाता है ऐसा स्ट्रेट, यस। लेकिन फोर्स के लगने की वजह से इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा, इसी टाइप से होगा ना। हाँ। ओके, तो सपोज करो कि पार्टिकल अब यहाँ पे आ गया, बेंड हो जाएगा इसका पाथ। सपोज करो पार्टिकल अब यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ था अब यहाँ पे आ गया, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, राइट? निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, और मैग्नेटिक फील्ड आपका निगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग है। तो जब आप डायरेक्शन को अब आप देखोगे यहाँ पे, तो वी वेक्टर की जगह आप लिखोगे निगेटिव एक्स एक्सिस दैट इज माइनस आई कैप, और बी वेक्टर की जगह लिखोगे आप निगेटिव जेड एक्सिस दैट इज
माइनस के कैप, तो आई कैप क्रॉस के कैप, व्हाट इज आई कैप क्रॉस के कैप? आई कैप क्रॉस के कैप ये क्या होगा? एंटी, ये आप क्लॉकवाइज में जा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हो? एंटी Clockwise. क्लॉकवाइज में, हाँ क्लॉकवाइज में जा रहे हो। हाँ तो आई आई कैप क्रॉस जे कैप, व्हाट इज आई कैप क्रॉस जे कैप? माइनस जे कैप, माइनस जे कैप होगा ना, क्लॉकवाइज में निगेटिव ले लेते हैं ना, तो माइनस के कैप, यानी इस पॉइंट पे फोर्स किधर लग रहा होगा? निगेटिव आई एक्सिस की तरफ, इधर। हाँ तो फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से क्या होगा, जो पार्टिकल होगा वैसे सीधा नहीं जाएगा, फिर से बेंड कर जाएगा, यहाँ पे फिर से बेंड करेगा, और यही चीज इसके साथ यहाँ पे होगा। अब इसका वेलोसिटी यहाँ पे है निगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग में, तो अब इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा बताना, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? तो अब इसका, हाँ तो निगेटिव वाई एक्सिस है ना ये, तो माइनस जे कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप, माइनस माइनस कैंसिल करो, जे कैप क्रॉस के कैप, व्हाट इज जे कैप क्रॉस के कैप? जे कैप क्रॉस के कैप एंटी क्लॉकवाइज है ना, जे कैप क्रॉस के कैप, दैट इज आई कैप। तो अब इस पे जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, इधर। फिर से इस फोर्स के वजह से पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसा सीधा नहीं जाएगा, फिर से बेंड करेगा ऐसे, फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से इसका वेलोसिटी देखो यहाँ पे, ये आपका किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है, यानी अब इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? फिर से हाँ पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ लगेगा, फिर से इस फोर्स के लगने की वजह से पार्टिकल फिर से बेंड करेगा, फाइनली यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका पाथ कैसा हो गया, इस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा हो गया, इसका मोशन का पाथ कैसा हुआ? सर्कुलर। सर्कुलर। तो इस पॉइंट को याद ही रख लेना, मैं तो केवल समझाने के लिए आपको बताया हूँ कि इसका पाथ सर्कुलर कैसा हो जाएगा। जैसे कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन जानते ही हो कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करते हो, सपोज करो कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं आपको पढ़ाया हूँ कि अगर सपोज करो ऑब्जेक्ट है और इसको आप यू वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करते हो, तो ये सीधा क्यों नहीं चला जाता है? उसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स, ग्रेविटी लगता है, राइट। तो ग्रेविटी के लगने की वजह से इसका पाथ कैसा हो जाता है? पैराबोलिक हो पैराबोला। जाता है, पैराबोलिक हो जाता है ग्रेविटी के लगने की वजह से, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा है, तो इसके वजह से इसका पाथ पैराबोला हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है उस फोर्स के लगने की वजह से इसका पाथ कैसा हो जाता है, चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाता है? गोल। सर्कुलर, राइट। यहां तक समझ में आया है सबको? यस सर। पाथ क्यों चेंज किया, चार्ज पार्टिकल का पाथ क्यों चेंज किया? ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हम लोग प्रोजेक्ट किए थे, तो स्ट्रेट लाइन में एक क्यों नहीं निकल गया सीधे? क्या कारण था इसका पाथ चेंज हुआ? फोर्स लग रहा था। हाँ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, तो उसके वजह से इसका पाथ चेंज हो गया। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करोगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा उस मैग्नेटिक फील्ड में? सर्कुलर पाथ होगा। तो ये सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, केवल पता होना चाहिए आपको कि पाथ कैसा होगा। तो अब मैं लैंग्वेज लिखाऊं, समझ में आया यहाँ तक सभी को? क्यों Yes, सर्कुलर sir. होगा समझ में आ गया? Yes. ओके तो देखना यहाँ पे, इसका रेडियस r ले लो, सर्कुलर पाथ का रेडियस r है। देखो लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, कंसिडर अ चार्ज्ड पार्टिकल। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है
जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है. विच फोर्स इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हियर? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स, राइट. मैग्नेटिक फोर्स. जैसे आपको पता है ना कि प्लेनेट सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में ऑलमोस्ट रोटेट रिवॉल्व करता है. ओके, तो वहां पर भी सर्कुलर पाथ है, तो कौन सा फोर्स है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स. वैसे ही आपको एटम में पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमता है, राइट. तो वहां पर भी कौन सा फोर्स पाथ को प्रोवाइड कर रहा है? Which force is providing that circular path to electrons? इलेक्ट्रोस्टैटिक. है electrostatic force of attraction between electrons and nucleus. Okay, तो यहाँ पे लैंग्वेज में देखो, consider a charged particle of mass m projected in a uniform magnetic field. Uniform magnetic field. अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या सर्कुलर पाथ होगा? क्या नहीं होगा, सर्कुलर पाथ नहीं हो पाएगा. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v vector perpendicular to the field, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझ लेना. परपेंडिकुलर टू द फील्ड. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किधर पॉइंट आउट है? मतलब ये इनटू द प्लेन है या आउटसाइड द प्लेन है? इनटू द प्लेन. हाँ, तो बी वेक्टर इज इनटू द प्लेन. और आपसे दूर है, अवे फ्रॉम द रीडर और टुवर्ड्स द रीडर. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपसे दूर जा रहा है या आपके करीब आ रहा है? यहाँ पे एरो साइन, आप एरो को विजुअलाइज करो. एरो में आपके पास ऐसा कुछ होता है ना, ये हेड हुआ और यहाँ पे क्रॉस साइन बना देते हैं. हाँ, तो ये एरो साइन कुछ ऐसा जा रहा होगा और आप इसको पढ़ रहे हो, तो आपको कौन सा साइन यहाँ पे दिखाई देगा? क्रॉस दिखाई देगा या इसका डॉट दिखाई देगा? बोलो. क्रॉस दिखाई देगा. दैट मीन्स दिस मैग्नेटिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द रीडर. दिस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द रीडर और अवे फ्रॉम द रीडर. तो जो आपको समझ में आया, अवे फ्रॉम द रीडर, दोनों एक ही हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिए स्क्रीनशॉट? A force will act. A force. सर स्क्रीनशॉट. हाँ, चलिए हाँ सर. देखना. A force will act on the particle as shown in figure. फिगर में मैं आपको फोर्स दिखा दिया हूं, as shown in figure, which is perpendicular to the velocity, which is perpendicular,
जो वेलोसिटी से हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, टू द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, आप कोई भी इंस्टेंट ले लो, जो फोर्स होगा वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। देखो आप कोई भी इंस्टेंट लो, यहाँ पे लो या फिर आप पॉइंट यहाँ पे ले लो, कहीं भी लो आप पॉइंट, जो फोर्स है हमेशा वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, राइट। कहीं भी पॉइंट आप ले लो, आप अगर चाहो तो ये वाला भी पॉइंट ले सकते हो। तो वेलोसिटी इसका टेंजेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी दिखा दो, टेंजेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी दिखा दो, और इस टेंजेंट का परपेंडिकुलर ऐसा कुछ ए सेंटर की तरफ होगा परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन हो जाएगा फोर्स का। ओके, वेलोसिटी है और ये फोर्स है। तो किसी भी इंस्टेंट पे जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। कोई सा भी इंस्टेंट ले लो, a force will act on the particle as shown in figure which is perpendicular to the velocity at any instant। सही है या गलत है? लाइन सही है, राइट। अब बताना, मैग्नीट्यूड जो होगा वेलोसिटी का वो चेंज कर रहा है या चेंज नहीं कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी, यानी जो स्पीड है वो चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है? यहाँ पे स्पीड नहीं कर रहा। नहीं कर रहा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ है, इधर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, फिर इस पॉइंट पे नेगेटिव आई एक्सिस हो गया, इस पॉइंट पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। the magnitude of the velocity will remain same, only direction will change, only direction will change, केवल डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। finally the particle will move किस पाथ में मूव करेगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इन अ सर्कुलर पाथ। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। फाइनली द पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। द मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स दी, कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। तो वही लाइन आप लिख रहे हो, द मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? एनीवन? What is centripetal force? The net force acting towards the center which is responsible for circular motion. Okay, so the magnetic force provides the necessary centripetal force. So we can write okay, क्या लिख सकते हैं? Centripetal force is provided by मैग्नेटिक फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर्मूला? क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला? mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। m क्या है यहाँ पे? व्हाट इज m? मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। v क्या है? v इज द स्पीड, एंड व्हाट इज r? r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? Q V क्रॉस B होता है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इससे मैग्नेटिक फोर्स होता है V क्रॉस B, तो VB साइन थीटा आप लिख दोगे ना, तो थीटा यहाँ पे क्या है? एंगल क्या है V और B के बीच का? 90 डिग्री, राइट।
एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू साइन 91 होता है, तो बी क्यू भी, सिंपली आप इसको ऐसे लिख देते हैं। तो आप यहाँ से एक बी को कैंसिल कर दो और यहाँ से आप आर का वैल्यू फाइंड आउट कर दो। रेडियस क्या हो जाएगा सर्कुलर पाथ का? रेडियस विल बी एम वी डिवाइडेड बाई बी क्यू। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। बताना यहां तक समझ में आया सबको? समझ में आया? सर्कुलर पाथ का रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? एम भी डिवाइडेड बाई बी क्यू। किसी को कुछ पूछना है? ओके देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बोला कि यहाँ पे कौन सा फोर्स है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? विच फोर्स इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? किस फोर्स के वजह से ये पार्टिकल घूम रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, that centripetal force is provided by this magnetic force। तो यहाँ पे वही मैं लिखा हूं, the magnetic force provides the necessary centripetal force। यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये मैं क्लास 11th में आपको बताया हूं, इस फॉर्मूला को याद रखना। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिखते हो, एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि v को आप ओमेगा आर लिखते हो, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो इस फॉर्मूला को याद रखना। एक किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। दिस इज आवर सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे mv स्क्वायर बाई आर लिख दिए। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, क्यू v क्रॉस b होता है, तो v v साइन थीटा। तो एंगल यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का 90 डिग्री है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका इनटू द प्लेन है, नेगेटिव जेड एक्सिस आप इसको ले लिए थे, इनटू द प्लेन नेगेटिव जेड एक्सिस। और वेलोसिटी जो है वो y एक्सिस में है। तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे y एक्सिस पे है, इस पॉइंट पे नेगेटिव x एक्सिस पे है, इस पॉइंट पे नेगेटिव y एक्सिस पे है, कोई सा भी पॉइंट ले लो। जो मैग्नेटिक फील्ड हो इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन है। तो एंगल कितना होगा? अगर प्लेन में कुछ भी कहीं भी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी का डायरेक्शन हो, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल होगा वेलोसिटी का? 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल होगा वेलोसिटी का वो 90 डिग्री होगा, तो साइन 90। ये समझ में आया एंगल कैसे लिए हैं? एंगल समझ में आया कैसे लिए हैं? ओके तो आप इसको सिंप्लीफाई किए हो, तो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू बी क्यू वी। तो v को कैंसिल करो, r का वैल्यू आ जाएगा। तो बताना, अगर पार्टिकल का स्पीड हम लोग बढ़ा दें तो रेडियस ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, रेडियस उसका ज्यादा होगा। मास अगर ज्यादा होगा पार्टिकल का, तो उसका रेडियस ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। सबको कांस्टेंट ज्यादा रख के होगा। मास को बढ़ा दे, ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सपोज करो चार्ज पार्टिकल को बढ़ा दिए, ज्यादा चार्ज किए, तो रेडियस उसका कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना ये सब। अगर कांस्टेंट है एम वी बी और क्यू पे केवल डिपेंड कर रहा है आर, और चार्ज को आप बढ़ा दिए तो रेडियस कम हो जाएगा। तो ये रेडियस का फॉर्मूला है। तो आप यहां से एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या, या एंगुलर स्पीड निकाल सकते हो क्या? हाँ। एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा? एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ द पार्टिकल
इज, मैं आपको बताया था ना v इज इक्वल टू ओमेगा r होता है, देन व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई r। तो v बाई r रेडियस का फॉर्मूला आपके पास है, r की जगह क्या लिख देंगे, mv डिवाइडेड बाई bq, तो bq को न्यूमरेटर में लिख दो bq, तो v कैंसल हो जाएगा, व्हाट वी विल गेट bq डिवाइडेड बाई m, bq डिवाइडेड बाई m, ये हो गया आपका एंगुलर स्पीड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू bq डिवाइडेड बाई m। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन सर। ओके, अब इसका टाइम पीरियड हम लोग कैसे निकालेंगे, हाउ वी विल फाइंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का डिफिनीशन क्या होता है, the time taken by the particle to complete one rotation, okay। तो हाँ, तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम होता क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, देन व्हाट इज टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा पार्टिकल, Why पाई है आर डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड v। तो रेडियस का तो आप कैलकुलेट किए ही हो वैल्यू 2 पाई बाई v, रेडियस की जगह क्या लिख देंगे, r की जगह क्या लिखेंगे, mv डिवाइडेड बाई bq, mv डिवाइडेड बाई bq। तो यहाँ से v कैंसल हो जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाई bq। अब बताना यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो क्या स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, क्या स्पीड पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, टाइम पीरियड नहीं कर रहा है। सपोज करो आपके पास दो पार्टिकल हैं, दोनों पार्टिकल को आप एक ही पॉइंट से प्रोजेक्ट किए मैग्नेटिक फील्ड में, एक पार्टिकल का स्पीड ज्यादा है, दूसरे पार्टिकल का स्पीड कम है, तो दोनों पार्टिकल में से कौन सा पार्टिकल उसी पॉइंट पे रीच करेगा फिर से। सपोज करो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और आपके पास दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल को आप एक पॉइंट से प्रोजेक्ट किए, सपोज करो एक पॉइंट से आप प्रोजेक्ट किए, जिससे आप प्रोजेक्ट किए दोनों पार्टिकल को, तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी ले लो आप v1, फर्स्ट पार्टिकल है ये आपका, ये v1 ले लो, और सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी ले लो v2, ये v2। तो दोनों पार्टिकल को सेम टाइम लगेगा वापस आने में, एक रोटेशन कंप्लीट करने में, या अलग अलग टाइम लगेगा, सेम अलग टाइम। अलग सर। नहीं ये स्पीड पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, v पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो दोनों पार्टिकल को सेम टाइम लगेगा इनिशियल पॉइंट पे आने में। लेकिन जो रेडियस होगा सर्कुलर पाथ का वो अलग होगा या सेम होगा, अलग अलग। अलग। अलग होगा, क्योंकि रेडियस डिपेंड कर रहा है स्पीड पे, स्पीड ज्यादा होगा तो रेडियस भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे v2 का वैल्यू सपोज करो v1 से ज्यादा है, तो डेफिनेटली किसका रेडियस ज्यादा होगा, r2 r1 से ज्यादा होगा। लेकिन जो टाइम पीरियड होगा, दोनों का जो टाइम पीरियड होगा वो आपका सेम होगा। हाँ, ये सेम क्यों होगा, ये टाइम पीरियड इसका सेम क्यों होगा, बिकॉज टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, ओके। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है फर्स्ट वर्ष शुरू है ले लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट। एक मिनट। वाईफाई शुरू है सर, हॉटस्पॉट नहीं। डन सर। ओके,
इसका सेकेंड केस देखो, केस 2। If a particle is projected, if a particle is projected at some angle phi, at some angle phi with the magnetic field, with the magnetic field, तो यहाँ पे बताना, यहाँ पे पाथ सर्कुलर होगा या कुछ और पाथ होगा? पाथ विल बी सर्कुलर और समथिंग एल्स? क्या होगा यहाँ पे, पाथ कैसा होगा? देखना यहाँ पे, सपोज करो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे मैं दिखा रखा हूँ, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो विथ सम स्पीड v, जो कि कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ? फाई। तो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा इसके पैरेलल और दूसरा कंपोनेंट होगा इसके परपेंडिकुलर। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम लोग लिख देते हैं v परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से, और इसके पैरेलल कंपोनेंट को क्या लिखते हैं? v पैरेलल। ओके, ये v पैरेलल, ये समझ में आया क्या लिखा हुआ है? ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये पैरेलल कंपोनेंट है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको लिख ही देता हूँ साइन कॉस में। बताना क्या कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का b के डायरेक्शन में? b v cos फाई या v sin फाई? b के डायरेक्शन में v cos फाई। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा? v sin फाई। ओके, तो v sin फाई के कारण, इस वेलोसिटी v sin फाई के कारण जो पाथ होगा पार्टिकल का वो कैसा होगा? v cos फाई को अभी नहीं देखो, केवल v sin फाई को देखो, तो पाथ इसका कैसा होगा? जो v sin फाई है वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? v sin फाई 90। तो अगर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, v cos फाई को आप नेग्लेक्ट कभी करो, नहीं कंसीडर करो, तो इसका पाथ कैसा होना चाहिए? सर्कुलर, सर्कुलर होना चाहिए। लेकिन v cos फाई के कारण जो पाथ होगा वो क्या सर्कुलर रह पाएगा क्या v cos फाई के कारण? v cos फाई किसके डायरेक्शन में है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो v cos फाई के कारण कोई फोर्स लगेगा क्या चार्ज पार्टिकल के ऊपर? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं लगेगा, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। अगर मूव करेगा तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, देखना यहाँ पे, कुछ इस तरीके से इसका पाथ होगा। एक मिनट, कुछ ऐसा होगा। देख रहे हो, सर्कुलर भी है और आगे भी जा रहा है, आगे भी मूव कर रहा है। तो ये आगे क्यों जा रहा है? आगे जाने का कारण क्या है? v cos फाई। अगर v cos फाई नहीं होता तो इसका पाथ कैसा होता? सर्कुलर। तो इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल दिस पाथ? वी कॉल इट हेलिकल पाथ। व्हाट वी कॉल? हेलिकल पाथ। हाँ, तो अगर आप चार्ज पार्टिकल को एक सर्टेन स्पीड से प्रोजेक्ट करो एट सम एंगल फाई विथ मैग्नेटिक फील्ड, तो पाथ कैसा होगा चार्ज पार्टिकल का? मोशन का पाथ कैसा हो जाएगा? हेलिकल, राइट? अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते चार्ज पार्टिकल को, तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होता? सर्कुलर।
सर्कुलर, ये 2 पॉइंट आपको दिमाग में बैठा के रखना है। अब इसका मैं लैंग्वेज लिखा देता हूं, देखो। विथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, विथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज दैट परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? v sin phi. It moves in a circular path. It moves in a circular path of radius r. इसका रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये सर्कुलर पाथ का रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑफ रेडियस r. एंड व्हाट इज दिस r वैल्यू? एनीवन? क्या लिखा है मैं? रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे? mv यहाँ upon पे? bq. हाँ, तो एम वी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इस सेकेंड केस में वी लिखेंगे या वी साइन फाई लिखेंगे? वी लिखेंगे या वी साइन फाई लिखेंगे? वी साइन फाई लिखेंगे, क्योंकि जो वी साइन फाई है वही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना वी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वी साइन फाई है, ना कि वी है। तो वी के जगह क्या लिखेंगे? वी साइन फाई, एम वी साइन फाई डिवाइडेड बाई बी क्यू एज इट इज लिख दो। तो बी क्यू, ये हो गया आपका रेडियस, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस हो गया। तो एम वी साइन फाई डिवाइडेड बाई, ओके। अगर फाई का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे? एम वी डिवाइडेड बाई बी क्यू, साइन 91 हो जाएगा। तो एम वी डिवाइडेड बाई बी क्यू, तो यानी वो फर्स्ट केस हो जाएगा। तो ये रेडियस हो गया, ओके। अब देखना है यहाँ पे जो पैरेलल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, and with parallel component of velocity, it moves along the field lines. ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? जिस डायरेक्शन में फील्ड है, इट मूव्स along the field lines. इसका मीनिंग समझ आया ना सबको? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये मूव करेगा ड्यू टू v cos phi. पैरेलल कंपोनेंट मतलब क्या हुआ? v cos phi, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ v cos phi. v cos phi with parallel component, that is v cos phi of velocity, it moves along the field lines. The resulting path is known as, जो रिजल्टिंग पाथ होगा आपका, दैट इज सर्कुलर एंड ए वाला पाथ जो कि फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? दोनों पाथ को कंबाइन कर देंगे, सर्कुलर एज वेल एज दिस पार्टिकल मूविंग अलोंग द फील्ड लाइंस, दोनों पाथ को कंबाइन करेंगे तो उस पाथ को बोलेंगे हेलिकल पाथ। द रिजल्टिंग पाथ इज नोन एज हेलिकल, इज known as helical, ओके। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लिए क्या स्क्रीनशॉट? डन सर। ओके, देखिए the linear distance, हाँ, the linear distance traveled
traveled along the field lines ओके ठीक है, मैं बाद में दिखा दूंगा पेज। द linear distance traveled along the field lines, the linear distance traveled along the field lines in one revolution, in one important है, इसको याद रख लेना। The linear distance traveled along the field lines in one revolution, in one revolution मतलब टाइम पीरियड कह रहा है, in one टाइम पीरियड is called, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, it's called pitch, pitch, pitch। इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, पिच। तो देखो पिच होता क्या है, पिच कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो पिच इज इक्वल टू पिच, पी इज इक्वल टू आपका डिस्टेंस ही हुआ ना, जो पिच है वो डिस्टेंस ही हुआ ना, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द फील्ड लाइंस इन वन रिवॉल्यूशन। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो कौन सा स्पीड लेंगे यहाँ पे, v cos फाई लेंगे या v sin फाई लेंगे, डेफिनेशन में देख के बोलो, along the field lines बोला हुआ, तो किस हाँ v cos फाई, क्योंकि फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में v cos फाई स्पीड है, तो v cos फाई स्पीड into time period, this is time period, speed into time period, इसी को आप बोलते हो पिच। तो टाइम पीरियड का भी आपको फॉर्मूला पता है, टाइम पीरियड का क्या होता है फॉर्मूला, टाइम पीरियड क्या स्पीड पे डिपेंड करता है क्या, टाइम पीरियड नहीं करता है ना। तो v cos फाई v sin फाई से उसको कुछ लेना देना है क्या, या एंगल से कुछ लेना देना है क्या टाइम पीरियड को, नहीं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई m डिवाइडेड बाई बी क्यू, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पिच हो जाएगा आपका Vn डिवाइडेड बाई बी क्यू। व्हाट इज दिस पिच, 2 पाई m v cos फाई डिवाइडेड बाई, अगर एंगल 90 डिग्री होता, फाई का वैल्यू अगर 90 डिग्री होता, तो पिच का वैल्यू क्या होता, cos 90 क्या होता, 0, राइट। तो पिच सभी को समझ में आया ना क्या होता है, द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल along the field lines in one revolution or in time period is called pitch। ये सभी को समझ में आया। ये डिस्टेंस देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ डायग्राम में, यहां से लेके यहां से स्टार्ट हो रहा है मोशन यहां तक, ये जो डिस्टेंस है ना, इसी डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, यू कॉल इट पिच, इस डिस्टेंस को, ओके। यहां से लेकर यहां तक के लीनियर डिस्टेंस को आप पिच बोलते हैं। द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द फील्ड लाइंस इन वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड पिच। तो पिच का फॉर्मूला आ गया अपने पास। तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन दूं, क्या बनाओगे, यस सर। क्वेश्चन अच्छा है। अब पहले मुझे बताओ कॉन्सेप्ट जो अभी मैं पढ़ाया हूं, कि अगर आप चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हो इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। हाँ, कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाई आर। मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा उस केस में, बी क्यू भी।
तो वहां से आप क्या निकालोगे, रेडियस। रेडियस का क्या फॉर्मूला आएगा आपको, mv/dt। हाँ, mv डिवाइडेड बाई बी क्यू। रेडियस निकालने के बाद आप एंगुलर स्पीड निकाल लोगे, v इज इक्वल टू ओमेगा आर से, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, एंगुलर स्पीड निकल जाएगा। टाइम पीरियड आप निकाल लोगे, टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई v, तो टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या स्पीड पे डिपेंड करता है क्या, नहीं करता। नहीं No. करता है। ओके, और टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला अपनाया है, 2πm हाँ, divided 2 by पाई एम dt। डिवाइडेड बाई बी क्यू। ठीक, अगर आप चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हो विथ मैग्नेटिक फील्ड जो कि 90 डिग्री नहीं है, कुछ एंगल फाई है, तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, हाँ, हेलिकल पाथ होगा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के कारण कौन सा पाथ होगा, v sin फाई के कारण कौन सा पाथ होगा, सर्कुलर, और v cos फाई के कारण कौन सा पाथ होगा, ये सीधा मूव करेगा along the field lines, along the field lines मूव करेगा। तो इन, तो रिजल्टेंट पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर, और ये जो स्ट्रेट लाइन फील्ड लाइंस में जो मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, उनके रिजल्टेंट पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ। तो रेडियस क्या होगा यहाँ पे, सर्कुलर पाथ का रेडियस कैसे निकालेंगे, तो v के जगह आप क्या लिखोगे, v sin फाई, राइट, m v sin फाई डिवाइडेड बाई बी क्यू। पिच क्या होता है, व्हाट इज पिच, the linear distance traveled along the field lines in one time period or in one revolution, जिसको आप टाइम पीरियड बोलते हो, इज कॉल्ड पिच, इसको पिच बोला जाता है। तो पिच हो गया, मतलब ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड 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 इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हो गया आपका v cos फाई इनटू टाइम t। ओके, क्योंकि फील्ड लाइंस के अलोंग जो स्पीड है वो v cos फाई है, तो v cos फाई इनटू t, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से आपको पिच आ गया। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लो, स्ट्रिंग ऑफ protons and deuterons in a vacuum chamber, vacuum chamber enters a uniform magnetic field, enters a uniform सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाओ ना। ओके ठीक है, फर्स्ट केस का स्लाइड भी देख लो, ये हो गया। फर्स्ट केस का स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, शायद किसी को लेना था। हाँ, ले लिए हो, ओके, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, enters a uniform magnetic field both protons and deuterons have been subjected to same accelerating potential, same accelerating potential. Hence, the kinetic energy of the particle, hence the kinetic energy, क्वेश्चन लेंदी है लेकिन आसान है, of the particle are the same if the ion stream is perpendicular to the magnetic field
to the magnetic field, and the protons move in a circular path, of radius 15 centimeter. Find the radius of the path. A radius of the path traversed by the deuterons. Given that mass of deuteron is twice that of a proton. Mass of deuteron is twice that of a proton. Okay. बनाओगे इस सवाल को? पहले सवाल पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो क्या क्या दे रखा है. A stream of protons and deuterons. Deuterons क्या होता है? What is deuterons? Anyone? Isotope of hydrogen. हाँ, isotopes of hydrogen 1H2. यानी इसमें ड्यूट्रॉन में जो उसके न्यूक्लियस में आपको एक प्रोटॉन मिलेगा और एक न्यूट्रॉन मिलेगा. चार्ज प्रोटॉन का और ड्यूट्रॉन का सेम होता है या डिफरेंट होता है? चार्ज सेम होता है, राइट? चार्ज आपका सेम होता है. मास ड्यूट्रॉन का डबल होता है प्रोटॉन से, यहाँ पे दे भी रखा है, गिवन दैट मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज ट्वाइस दैट ऑफ अ प्रोटॉन. चलो ठीक है. और इसको आप इंटर करा रहे हो एक वैक्यूम चैम्बर में, इंटर्स इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो कि वैक्यूम चैम्बर में मैग्नेटिक फील्ड है. बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव बीन सब्जेक्टेड टू सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, हेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर द सेम. यानी प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का दोनों का काइनेटिक एनर्जी आपका सेम है. If the ion stream is perpendicular to the magnetic field, and the protons move in a circular path of radius 15 centimeter, find the radius of the path traveled by the deuterons. एक बात बताना, यहाँ पे कैसे आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड में कैसे आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो पाथ कैसा होगा दोनों का? सर्कुलर पाथ होगा. तो प्रोटॉन का रेडियस दे रखा है, क्या है रेडियस प्रोटॉन का? 15 सेंटीमीटर. किसका रेडियस आपसे पूछा हुआ है? ड्यूट्रॉन का. तो रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है? मैं जस्ट अभी आपको बताया हूं. रेडियस का क्या फॉर्मूला लिख देंगे? mv डिवाइडेड बाई dq. यही है, देखो. हाँ, mv डिवाइडेड बाई dq, यही है ना रेडियस. अगर आप चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हो विथ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका पाथ सर्कुलर होगा और उसका रेडियस हो जाएगा mv डिवाइडेड बाई dq. ओके. तो प्रोटॉन के लिए क्या रेडियस लिखेंगे बताना? फॉर प्रोटॉन rp इज इक्वल टू, प्रोटॉन इंडिकेट करेगा रेडियस ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन. मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी दोनों के लिए सेम ही है मैग्नेटिक फील्ड. तो बी एज इट इज लिख देंगे. चार्ज ऑफ प्रोटॉन. फॉर ड्यूट्रॉन क्या लिखेंगे? रेडियस, मास ऑफ ड्यूट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय b qd. ओके. नाउ व्हाट इज गिवन टू यू? काइनेटिक एनर्जी सेम है दोनों का. काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन. ये दे रखा है, इक्वल दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ
मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। वेलोसिटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है क्या? वेलोसिटी केवल ये दिया हुआ है कि आप इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हो, लेकिन क्या वेलोसिटी है इसका कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है ना। लेकिन बोला है काइनेटिक एनर्जी इनका इक्वल है। आप कुछ ऐसा लिख दो काइनेटिक एनर्जी इक्वल करके, और आप यहां से लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों स्क्वायर में ही है, md डिवाइडेड बाय mp। तो vp बाय vd इज इक्वल टू रूट md बाय mp। लिख सकते हैं क्या? बोलना। यहां से लिख सकते हैं। और जो चार्ज होगा प्रोटॉन का, वो न्यूट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा। मास प्रोटॉन का इसमें क्या दे रखा है? मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ट्वाइस दैट ऑफ प्रोटॉन, यानी जो न्यूट्रॉन का जो मास है वो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है। ये सब इंफॉर्मेशन दे रखा है। बोलना। यहां तक लिख सकते हैं। Yes. ओके, आपसे क्या पूछा हुआ है? रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन। रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। तो कौन से इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे तो फाइंड रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन? इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। क्या लिखेंगे? आर डी डिवाइडेड बाय आर पी इज इक्वल टू एम डी वी डी डिवाइडेड बाय बी क्यू डी। और यहाँ पे रेडियस ऑफ प्रोटॉन है, इसके लिए लिख देंगे एम पी वी पी इंटू बी क्यू पी। बी कैंसिल कर दो, जो चार्ज है वो भी इक्वल है दोनों का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो आर डी बाई आर पी इज इक्वल टू एम डी बाई एम पी इंटू वी डी बाई वी पी। लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वीपी बाई वी डी है और रूट एम डी बाई एम क्यू, तो आप इसको लिख सकते हो आर डी बाई आर पी इज इक्वल टू एम डी बाई एम पी इंटू, इसको उल्टा करके लिख दो, यहाँ वी डी बाई वी पी है ना, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे रूट एम पी बाई एम डी। लिख सकते हैं। बोलना। तो यहाँ पे एम डी है, यहाँ पे रूट एम डी है, तो इसको कैंसिल करोगे एम डी को रूट एम डी से, तो यहाँ पे रूट एम डी आ जाएगा। तो आर डी बाई आर पी इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करेंगे एम डी को रूट एम डी से, तो रूट एम डी ऊपर आएगा और रूट एम पी नीचे आएगा। तो आप लिख देना रूट ओवर एम डी बाई एम पी। ओके, तो यहाँ तक सभी को समझ में आया या कहीं बताना है? बोलो। समझ में आया? हाँ, ओके। तो मास आपको पता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, तो वहां से रेडियस निकल जाएगा। रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू रूट एम डी के जगह 2 एम पी लिख देंगे, आर डी बाई आर पी इज इक्वल टू रूट 2। तो आर डी क्या हो जाएगा? रूट 2 टाइम्स ऑफ आर पी, और आरपी आपको दे रखा है, रेडियस दे रखा है प्रोटॉन के लिए 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो सकता है। ओके, ये सभी को समझ में आया? बोलना। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. तो आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। Sir, question सर एक बार पिछले फिर से स्लाइड में क्या question एक बार फिर से बताइए। क्वेश्चन इसके ऊपर चाहिए? नहीं, ये वाले इसका क्वेश्चन दिखाइए। ये वाला हाँ, क्वेश्चन। सर वो लास्ट में मास को कैंसिल क्यों कर दिया? यहाँ Last देखो ना, sequence मास
मास ऑफ न्यूट्रॉन कितने क्या थे? है? 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है ना। तो वहाँ पे ऊपर सेकंड लास्ट स्टेप में 2 आना चाहिए। यहाँ पे हाँ वहाँ पे लेफ्ट साइड में उसके एम डी इधर बाई इस एम, साइड वहाँ पे 2 आना। एम डी, यहाँ पे देखो एम डी बाई एम पी इंटू वी डी बाई वी पी आया ना यहाँ से, राइट। तो वी डी बाई वी पी के जगह आप क्या लिखोगे? देखो यहाँ पे वी पी बाई वी डी का वैल्यू है रूट एम डी बाई एम पी, तो वी डी बाई वी पी की जगह क्या लिखेंगे? रूट एम पी बाई एम डी, उल्टा करके लिखेंगे ना आप। सर तो एम सर वहाँ पे कटेगा ना पीछे, तो आना चाहिए ना। यहाँ एम एम डी डी है, बाई ये एम डी है, तो आप इसको रूट के अंदर लेके जाओगे एम डी को, तो एम डी स्क्वायर हो जाएगा क्या न्यूमरेटर में, और एमपी को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो एमपी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक एमडी कैंसिल हो जाएगा और एक एमपी कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा आपको? एमडी, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? एमपी। ए वाला पोर्शन पूछ रहे हो क्या यहाँ पे? समझ गया सर। समझ गए ना? यस देखो यहाँ पे एम डी बाई एम पी है, जैसे 2/3 इंटू रूट 3/2 रूट 2, क्या होगा इसका सिंप्लीफिकेशन? 2 को आप क्या लिख सकते हो? रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हो क्या? 3 को क्या लिख सकते हैं? रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3/2, रूट 3/√2, तो रूट 2 को कैंसिल करो, एक को कैंसिल करो, व्हाट वी विल गेट? रूट 2/3। वैसा ही है ना ये भी, देखो md बाई mp, md बाई mp इंटू रूट md बाई mp, आप md को कैसे लिख दोगे? md रूट md इंटू रूट md डिवाइडेड बाई mp को कैसे लिख सकते हैं? रूट mp इंटू रूट mp इंटू रूट md डिवाइडेड बाई रूट mp लिख सकते हैं। तो एक mp कैंसिल करो, एक मिनट मैं गलत लिख दिया था। md बाई mp, mp रूट ऊपर में है, यहाँ पे रूट में mp न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, mp यहाँ पे और md यहाँ पे। हाँ तो आप एक रूट mp कैंसिल कर देना, एक रूट md कैंसिल कर देना, व्हाट वी विल गेट? रूट md बाई mp। ओके, समझ में आया कैसे यहाँ से यहाँ लिखा गया? गॉट इट? ओके, सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो। क्वेश्चन दिखाना है। आप सभी के पास मॉड्यूल है, आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देना इस चैप्टर का। डन सर। ओके, तो और कुछ पूछना है अभी तक जो मैं पढ़ाया हूँ? ओके, चलो ठीक है, तो आज का क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओके, बाय टू एवरीवन। थैंक यू सर, बाय सर।